आईएमएफ ने शरीफों, जरदारों और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की धोती बीच बाजार में क्यों उतार दी है? आसिम मुनीर रिजीम की आखिर करप्शन कितनी थी कि आईएमएफ हुकाम के सर ही चकरा गए? आखिर ऐसा क्या देखा आईएमएफ हुकाम ने कि पाकिस्तान के सबसे बड़े एहतसाब के इदारे नेब को सियासी समझौता करार दे दिया? 186 सफ़ात की रिपोर्ट ने मौजूदा हाइब्रिड रिजीम को बीच चौराहे नंगा करके रख दिया है। आईएमएफ ने ऐसा क्यों किया? बुनियादी तौर पर यह रिपोर्ट कब आई थी और अब क्यों शाया हुई है, इसके हवाले से भी हम आपको तफसीलात ज़रूर बताएंगे। और फिर बलूचिस्तान में 547 रोज़ में जबरी गुमशुदगी का निशाना बनने वाले 994 अफराद कहाँ हैं? क्या उन 994 अफराद को कत्ल कर दिया गया है? अगर कत्ल कर दिया गया है तो फिर उनकी कब्रें कहाँ हैं? और अगर कत्ल नहीं किया गया तो फिर 1 साल होने को आ गया है, उनको किसी अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया? क्या मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट खुद बलूचिस्तान असेंबली में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में होने वाली तरमीम से इनहराफ कर रही है? जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल कहाँ हैं? क्या किसी ट्रेन की हाईजैकिंग का मंसूबा था या हमले के हवाले से कोई थ्रेट अलर्ट मिला था कि दोनों ट्रेनों को एक ही साथ जकाबाद रेलवे स्टेशन पर रोकना पड़ा? इसके हक़ाइक़ भी आपके सामने रखूँगा। और फिर जमात इस्लामी के रुकन बलूचिस्तान असेंबली मौलाना हिदायतुर्रहमान बलूचिस्तान के हक़ाइक़ बयान कर रहे हैं या गिरती हुई दीवार को धक्का देकर नई दीवार का सहारा बनने की कोशिश कर रहे हैं? 1 मिनट में न सिर्फ उन्होंने सरफराज बुगटी को एक्सपोज किया बल्कि उन्होंने रियासत को भी एक्सपोज कर दिया। इसकी वजूहत क्या हैं वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और क्या सरफराज बुगटी को जीएचक्यू से कोई मदद मिलेगी? वो अपनी 2.5 साल की मुद्दत पूरी कर सकेगा? क्या सदर जरदारी इस्टेब्लिशमेंट की नाराज़गी मोल लेने की ताकत रखता है? सरफराज बुगटी के पास बाकी कितने दिन रह गए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़। मैं हूं आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो एक नए व्लॉग के साथ। आपसे वही गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें, लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से ज़रूर आगाह किया करें। कोशिश किया करें कि मेरे व्लॉग को मुकम्मल देखें। इस वक्त आपको पता है कि एक बहुत बड़ी एक आलमी गवाही सामने आई है जिसने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज करके रख दिया है। इन 3 सालों में हर साल मजमूई तौर पर 55,000 अरब रुपए करप्शन होती रही पाकिस्तान के अंदर। यानी इन फरिश्तों की जो एक हुकूमत बनी हुई है उनके नाक के नीचे। आपको याद होगा मैं मुतवातिर कह रहा था कि आखिर आर्मी चीफ हो या वज़ीर आज़म हो, उनके पाँव पाकिस्तान में क्यों नहीं टिक रहे? वो रोज़ गैर मुल्की दौरों पर होते हैं, लेकिन अब पता चला कि उन्होंने तो पाकिस्तान को कंगाल करके रख दिया है। जो आईएमएफ की तरफ से 186 सफ़ात की रिपोर्ट आई है, उसके अहम तरीन जो 7 नुकात हैं, अगर उनका हम जायज़ा लें तो उससे हमें पता लगता है कि सरकारी सेक्टर में हर सतह पर मुसलसल और तबाहकुन करप्शन फैल चुकी है। रियासती इदारों में बड़े पैमाने पर गवर्नेंस के मसाइल, एहतसाब का फुकदान और उसमें SIFC का हवाला खसूसी तौर पर मौजूद है। नंबर 3 पर आप देखें तो एलिट क्लास की हुक्मरानी एलिट क्लास के पास है जो ज़ाती मफादात में मुआशी पॉलिसियाँ बनाते हैं। उसमें शुगर मिल स्कैंडल्स का भी हवाला दिया गया। पेचीदा टैक्स निज़ाम है वो करप्शन का बहुत बड़ा जरिया करार दिया गया है। और फिर अदालती निज़ाम में करप्शन और पेचीदगी सरमायाकारी में रुकावट करार दी गई है और अवाम हर काम के लिए सरकारी दफातर में रिश्वत देने पर मजबूर होते हैं। और 7वां रवां माली साल के पहले 4 माह में गैर मुल्की कर्जा 33% बढ़ गया है। ये वो रिपोर्ट है कि जिसने ये अगस्त में पाकिस्तान को मौसूल हुई थी, लेकिन इसको दबा के रखा गया और अब वो शाया हुई है। तो जो जनरल आसिम मुनीर की जो हाइब्रिड रिजीम है, इन्होंने तो पाकिस्तान को तबाह करके रख दिया है। 186 सफ़ात की रिपोर्ट, एक आलमी गवाही। अब कहने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट की इशाअत हुकूमत ने खुद करवाई है ताकि आइडेंटिफाई हो सकें वो शोबे कि जहाँ करप्शन अपने इंतहा को पहुंची हुई है। लेकिन पार्लियामान की करप्शन का क्या करेंगे आप? लेकिन मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर जो करप्शन है उसका आप क्या करेंगे? जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के अंदर शाह खर्चियाँ हैं उनका आप क्या करेंगे? मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट जो बिजनेसेस खड़े करके बैठी हुई है, बिजनेस टैकोन की सूरत में पाकिस्तान में मौजूद है, उसका आप क्या करेंगे?
तो ऐसे हवाले से बैनुल-अक़वामी मालियाती फ़ंड IMF ने सिर्फ 2.1 अरब डॉलर के लिए पाकिस्तान की धोती उतार के बोसीदा हुक्मरानी के जनाजे पर डाल दिए। 20 अरब डॉलर की सालाना करप्शन पर परेशान IMF ने नई किस्त के लिए 100 शराइत आयद कर दी हैं। बैनुल-अक़वामी मालियाती इदारे ने अपनी गवर्नेंस एंड करप्शन डायग्नोसिस रिपोर्ट में पाकिस्तान के रियासती ढांचे में ऊपर से लेकर नीचे तक फैली हुई वसी, मुनज़्ज़म और बदतरीन करप्शन को बेनकाब कर दिया है, जबकि रूल ऑफ लॉ पर भी कई सवाल खड़े कर दिए गए। IMF ने 2.1 अरब डॉलर की तीसरी किस्त के लिए 90 से ज़ायद तकरीबन 97-98 हैं से ज़ायद शराइत आयद कर दी हैं। IMF का कहना है कि SIFC और अपना SECP और ECC जैसे इदारे एक दूसरे के अख्तियारात में मुदाखलत करते हैं, जिससे शफाफियत और पार्लिमानी निगरानी कमज़ोर हो जाती है। SIFC के वसी अख्तियारात का रिपोर्ट में खसूसी तौर पर जिक्र किया गया है, जिसमें सख्त प्रोटोकॉल, ज़ाब्ते और मुकम्मल शफाफियत को नागुज़ीर भी करार दिया गया। इस रिपोर्ट के मुताबिक मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की हुकूमत के पिछले 2 साल में 5,300 अरब रुपए की करप्शन सामने आई है। जी नाज़रीन, 5,300 अरब रुपए की करप्शन, ये कहा है IMF की एक रिपोर्ट में। IMF ने की इस ताज़ा और तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक हर साल हमारे मुआशी ढांचे से 20 अरब डॉलर यानी पूरे GDP का 6% से ज़ायद हिस्सा करप्शन की नज़र हो जाता है। IMF का कहना है कि अगर पाकिस्तान करप्शन पर काबू पा ले और रियासती अपना मामलात शफाफ बना दे तो मुल्क बासानी 6.5% GDP ग्रोथ हासिल कर सकता है। लेकिन शर्त सिर्फ एक है कि सियासी और ब्यूरोक्रेटिक लूटमार का खात्मा बहुत ज़रूरी है। तो इस वक्त इस रिपोर्ट में कौमी एहतसाब ब्यूरो NAB को सियासी समझौता करार दिया गया है और तमाम आला सरकारी ओहदेदारों के असासों को पब्लिक करने के लिए हिदायत की गई है। और फिर जो प्रोविंशियल जो हैं एंटी करप्शन के जो इदारे हैं, उनके हवाले से कहा गया है कि वो हुकूमती टूल हैं जिससे हुकूमतें, सूबाई हुकूमतें करप्शन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं। तो जब आलमी सतह पर पाकिस्तान का स्टैंडर्ड आप लोगों ने इस तरह कर दिया हो, तो फिर पाकिस्तान की जो इज्जत थोड़ी बहुत बची हुई थी, आप लोगों ने वो भी ख़त्म कर दी। यानी IMF ने आपको बीच चौराहे आपकी धोती उतार के आपको नंगा करके खड़ा कर दिया, सिर्फ 2.1 बिलियन डॉलर के लिए। हाँ, 2.1 अरब डॉलर के लिए। तो ये है आपकी हुक्मरानी। तो फिर जाहिर है कि इस हुक्मरानी, इस बेड गवर्नेंस को, इस करप्शन से ज़्यादा हकमियत को छुपाने के लिए आप कभी वज़ीरिस्तान में जंग छेड़ते हैं, कभी आप बलूचिस्तान में जंग छेड़ते हैं, कभी आप इस करप्शन को छुपाने के लिए बलूचिस्तान के मादनियात आलमी ताकतों के सामने रख देते हैं, तो कभी बलूचिस्तान के मादनियात आप अमेरिका के सामने रख देते हैं। यानी आपके पास अपना कुछ भी नहीं बचा। आपके पास न तो गवर्नेंस है, ना आपके पास रूल ऑफ लॉ है, ना अब आपके पास आइन है, ना अब आपके पास अदलिया है, ना आपके पास पार्लिमान है, ना ही आपके पास अब कोई मीडिया है। अब पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क बन गया है जिसका समझ लें कि आओ लूटो खाओ चले जाओ। मजलूम के लिए यहाँ कोई जगह नहीं है और जालिम के लिए ये मुल्क बहुत बड़ी जन्नत बना हुआ है। तो बहरहाल अब IMF का मामला है, देखते हैं कि IMF इस हवाले से किस तरह के इक़दाम करती है। लेकिन सवाल बहुत बड़ा ये है कि जमात इस्लामी के जो रुकन पार्लियामेंट हैं बलूचिस्तान असम्बली, मौलाना हिदायतुर रहमान, जिन्होंने हक दो तहरीक भी चलाई थी। मुझे याद है सुरबंदन के मकाम पर 2021 में उन्होंने कहा था कि अगर मैं जमात इस्लामी से मुंसलिक ना होता तो अलहदगी पसंद लीडर डॉक्टर अल्लाह नज़र बलोच के साथ पहाड़ों में होता। गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने बलूचिस्तान असम्बली में बलूचिस्तान हुकूमत की कारकर्दगी और हालात का नक्शा बयान किया। उन्होंने एलानिया कहा कि बलूचिस्तान में रियासत और सरफराज रिट बशमुल तमाम सिक्योरिटी इदारे नफसियाती हवाले से शिकस्त खा चुके हैं। उन्होंने मजीद क्या कहा, आप उन्हीं की ज़बानी ज़रा मुलाहिज़ा फरमा लें। जब आप आर्डर जारी करते हैं मोबाइल नेटवर्क बंद के थ्रेड से, आप आर्डर जारी करते हैं कोच बंद, आप आर्डर जारी करके केस को काम बंद करें, आप आर्डर जारी करते हैं NHA काम बंद करें, पुल के रोड के काम बंद करें, आप सोशल मीडिया पर मेन रोड क्वेटा के बंद कर थ्रेड से। आप मुझे बताएं हुकूमत बलूचिस्तान में किसकी है, मुझे बताएं कोई।
किसकी हुकूमत है? तो गवर्नमेंट इसी तरीके कुत्ते आज बलूचिस्तान में जो अमन अमान की सूरत हाल है, यहाँ क्वेटा में 3-3 दीवारें बन रही हैं। तीन दीवारें बनने के बाद भी रोड बंद है। 3 दीवारें, 3। हाँ नहीं, मेरे टैक्स से दवाइयां नहीं है। 3 दीवारें बनने के बाद भी मेन रोड बंद। इतने बुज़दिल। मैंने यहाँ बलूचिस्तान में इतने बड़े इदारे आलू छोले के लिए रखे हैं, सब कुछ बंद करते हो, फिर भी आप मौका ले रहे हो कि हम मारेंगे। ये पॉलिसी हो सकती है, पॉलिसी हो सकती है, पॉलिसी हो सकती है। आपने कहा था वफाकी हुकूमत ने कि एसएचओ की मार है, और एसएचओ कहाँ है भाई? आपका एसएचओ कहाँ है? अब जब हम देखते हैं जो है वो हिदायतुर रहमान साहब की इस स्पीच को, तो हमें अंदाज़ा होता है कि या तो हिदायतुर रहमान साहब गिरती हुई दीवार को और धक्का दे रहे हैं ताकि जो नया सीएम आ रहा है उसके हवाले से कोई राह हमवार की जाए, या फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उसको अंदाज़ा हो चुका है कि सरफराज बुगटी के सर से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का हाथ हट चुका है, और वो ये भी जानता है कि आसिफ अली जरदारी सरफराज बुगटी से इसी तरह नाखुश है जिस तरह मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट उससे नाखुश है। पिछले रोज़ भी बिलावल हाउस में मुशावरत का अमल जारी रहा और तफसीली मुशावरत होती रही, क्योंकि पाकिस्तान का ये अलमिया है कि वफाक में भी हुकूमत टेन्यूर होता है कि ये अब आपकी बारी और फिर बाद में मेरी बारी, और यही प्रोसीजर इन्होंने बलूचिस्तान में भी एडाप्ट किया कि 2.5 साल आपकी बारी, फिर 2.5 साल हमारी बारी। अब 2.5 साल पूरे हुए नहीं हैं, तो जाहिर है कि 1 साल हुआ है, बाकी 1.5 साल तकरीबन रहता है। तो इस 1.5 साल में सरफराज बुगटी क्या ये मुद्दत पूरी कर सकेंगे? सवाल है बहुत बड़ा, और मुशावरत बड़े पैमाने पर जारी है। और फिर सरफराज बुगटी की करप्शन, अकरबा परवरी और उसकी नाअहली के हवाले से तफसीली वाइट पेपर भी आसिफ जरदारी के सुपुर्द कर दिया गया है। जी नाज़रीन, एक तफसीली वाइट पेपर आसिफ जरदारी के सुपुर्द कर दिया गया है कि ये रहा सरफराज बुगटी की मुद्दत जो उसने एक वजारत आला का मनसब संभाला, तो बलूचिस्तान में क्या हशर हुआ। यही वजह है कि बलूचिस्तान में जो कुछ होता रहा वो तफसील से उस रिपोर्ट में बयान किया गया। तो सबसे बड़ी बात यह है कि 2 चीज़ें हैं, एक तो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट सरफराज बुगटी से नाला है, और दूसरी बात यह है कि इस वक्त आसिफ जरदारी भी अब मेरे ख्याल में मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के सामने आने की ताकत नहीं रखता। जो मर्द आहन समझा जाता था, अब वो मर्द करप्शन के तौर पर मशहूर हो गया है। जो समझा जाता था कि मुफाहमत का बादशाह है, बेसिकली वो चोरों की मुफाहमत करवाता था और फिर उसमें लूटमार में हिस्सा होता था, जो जिस तरह IMF की रिपोर्ट में सब कुछ सामने आया है। तो इसलिए आसिफ जरदारी, क्योंकि 28वीं आईनी तरमीम के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जिस अंदाज में शटअप कॉल मिली है, उससे लगता है कि आने वाली जो 28वीं आईनी तरमीम है वो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी शिराजा बिखेर देगी, क्योंकि जब पाकिस्तान ही नहीं रहेगा तो फिर पीपल्स पार्टी कहाँ रहेगी। पीपल्स पार्टी ने अगर समझौता न किया तो फिर मुमकिन है कि जरदारी की कुर्बानी देनी पड़े, और फिर मुमकिन है कि आसिफ जरदारी को भी पसे ज़िंदा जाना पड़े। ये आसान है, ये मुमकिन है, ये हो सकता है। तो इसी तरह यूँ समझ लें कि सरफराज बुगटी के जो दिन हैं वो गिने जा चुके हैं। अब ये बात महीनों की नहीं है, अब ये मामला सिर्फ हफ्तों का है, और आने वाले चंद हफ्तों में सरफराज बुगटी आपको बलूचिस्तान में वज़ीर आला के मनसब पर बैठा नज़र नहीं आएगा। लेकिन तो फिर वज़ीर आला कौन होगा, ये है बहुत बड़ा सवाल, और इस सवाल को खोजने के लिए पाकिस्तान के तमाम अकाबरीन सर जोड़कर बैठे हुए हैं। तो इसी तरह एक और बहुत बड़ी जो चीज़ सामने आई है वो सामने ये आई है। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि 994 अफराद कहाँ हैं, 994 बलोच, 994 घरों के चिराग कहाँ हैं, क्या वो ज़िंदा हैं या नहीं हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वक्त एक और अहम मसला है जो पिछला पूरा साल अपनी पूरी शिद्दत के साथ चलता रहा, वो था जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल के हवाले से। आज फिर जो है वो जाफर एक्सप्रेस और बोलान मेल को रोक दिया गया है। इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि जो जाफर एक्सप्रेस है वो आ रही थी अपना, इसके हवाले से मैं आपको बताता हूँ कि पेशावर से कोयटा जाने वाली जाफर एक्सप्रेस को जैकबाद स्टेशन पर रोक दिया गया, जबकि कराची से कोयटा जाने वाली बोलान मेल को भी जैकबाबाद पर मनसूख कर दिया गया। यानी जाफर एक्सप्रेस को रोक दिया गया है।
क्योंकि जाफर एक्सप्रेस को इसलिए रोका गया है कि उसमें बड़े पैमाने पर जो आर्म फोर्सेस के लिए सामान मौजूद है और बड़े पैमाने पर फौजी जवानों का उसमें एक बहुत बड़ा जत्था है, तो इसलिए उसको आर्जी तौर पर रोका गया है और बोलान मेल को जो है वो वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है। और ये इतलात मौसूल हो रही हैं कि बोलान के मुसाफिरों को भी जैकबाद में जो है वो जाफर एक्सप्रेस में ट्रांसफ़र किया जा रहा है। और ये भी इतलात हैं कि जो अहम तरीन ज़राए ने कहा है कि दोनों में से किसी एक एक्सप्रेस ट्रेन को रास्ते में या तो हाईजैक किया जाना था या फिर उस पर बहुत बड़ा हमला होने का अंदेशा था। मेरे ख्याल में जाफर एक्सप्रेस पर हमले का बहुत बड़ा अंदेशा था। और जो बुलान मेल कराची से आ रही थी उसमें मुसाफिरों की तादाद इतनी कम थी कि इसलिए भी उसको जैकबाद में मनसूख करना पड़ा होगा। तो ये एक थ्रेट अलर्ट बड़े पैमाने पर मौजूद था, जिसकी वजह से ये सारी सूरत हाल पैदा हुई। और वैसे भी अगर हम देखें तो बलूचिस्तान की सूरत हाल कब से अच्छी रही है। और खुशदार बागबाना से एक शख्स की लाश बरामद हुई है जिस्म पर गोलियों के निशान है। शनाख्त मोहम्मद इस्माइल वल्द इलाही बख्श शाबानी के नाम से हुई है। अच्छा, पंजगुर के इलाके शापातान से भी एक शख्स की लाश बरामद हुई है। तुर्बत के इलाके खैराबाद में मोटरसाइकिल पर सवार नामालूम मुसल्लह अफराद ने फायरिंग करके एक नौजवान फहद वल्द अब्दुल समद को कत्ल कर दिया है। इसी तरह लाहौर और क्वेटा से इंजीनियरिंग के तालिब इल्म समेत 3 अफराद को जबरी तौर पर लापता किया जा चुका है। फास्ट यूनिवर्सिटी लाहौर में ज़ेर तालीम नौजवान शोज़िब सलीम वल्द हाजी सलीम बोजदार को उस वक्त जबरी तौर पर लापता किया गया जब वो यूनिवर्सिटी जा रहा था। शोज़िब सलीम फास्ट यूनिवर्सिटी BS सिविल इंजीनियरिंग के 7वें सेमेस्टर का तालिब इल्म है। क्वेटा के इलाके मुशर्रफ बाईपास लिंक रोड के रिहायशी नौजवान नजीबुल्लाह वल्द दौरान जतोई और नदीम वल्द आज़ाद खान जतोई को जबरी तौर पर हिरासत में लिए जाने के बाद लापता कर दिया गया। पंजगुर के इलाके सुराब में गुज़िश्ता शब नामालूम मुसल्लह अफराद ने सीपेक रोड पर तकरीबन 2 घंटे तक नाकाबंदी की और फिर गाड़ियों की स्नैप चेकिंग की। इसके अलावा डेरा बुगटी के इलाके सुई कश्मो रोड के करीब दोली के मकाम पर धमाके की इतला है। रियासती डेथ स्क्वाड के कारिंदों को बम धमाके का निशाना बनाया गया है। इसके अलावा केच से 25 साल सुहेल बलोच वल्द मोहम्मद शरीफ, 17 साल अमीर बख्श और जंगियान बलोच, सोराब से 25 साल इस्माइल बलोच को जबरी तौर पर हिरासत में लिए जाने के बाद लापता कर दिया गया है। तो ये तो है बलूचिस्तान की सूरत हाल। तो इस हवाले से जिस तरह मैंने कहा ना कि सरफराज बुगटी के हवाले से जो वाइट पेपर दिया गया है उसमें तमाम जो पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं, करप्शन है और उसमें जो है वो इत्तेहादी पार्ले अपना है बलूचिस्तान असम्बली के अरकान, उनमें से किस किस मेंबर को कितना कितना फंड दिया गया है उसकी तमाम तफसीलात मौजूद हैं। और तमाम जो पेपर प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे उसमें मौजूद हैं और ये प्रोजेक्ट्स GHQ से भी सदर जरदारी को मौसूल हुए हैं। इसी तरह एक और रिपोर्ट भी सामने आई है कि बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का शिकार सैकड़ों मुतासरीन की किस्मत इस वक्त तारीकी में डूबी हुई है। जनवरी से जून के दरमियान की एक रिपोर्ट है 2025 के लिए। उसमें कहा गया है कि पाकिस्तानी रियासती अफवाज और उनके मुआविन नीम फौजी ग्रुपों के जरिए कमोबेश 884 अफराद को अगवा किया गया, जिनमें से 528 ताहाल लापता हैं। वाज़ेह रहे कि 2024 में भी जो है वो 2024 में भी जो लोग तकरीबन 466 अफराद लापता थे जो जिनका अभी तक कोई पता नहीं है। अच्छा, जून से दिसंबर तक की रिपोर्ट दिसंबर के एंड में आएगी। तो इस वक्त अगर पिछले साल के 466 को अगर हम देखें और फिर इस वक्त के 528 अफराद को देखें तो ये कमोबेश 994 अफराद बनते हैं। 994 अफराद जिनका कोई पता नहीं है, जिनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया, जिनका कहीं से कोई रिमांड नहीं लिया गया, जिनकी कहीं गिरफ्तारी शो नहीं की गई। तकरीबन 594 अफराद को मजाक है। तकरीबन 547 रोज़ में ये जुल्म की इंतहा नहीं तो और क्या है? क्या बलोच का खून पानी है? क्या बलोच जो है वो क्या इस आइन में जो हकूक़ और जो अख्तियारात दिए गए क्या उसमें नहीं आता? क्या बलोच किसी माँ के बेटे नहीं होते या बलोच का कोई बाप नहीं होता? क्या बलोच इतना कमज़ोर है कि वो अपना बदला लेना नहीं जानता?
आप बलूचिस्तान के साथ जो कुछ रियासत कर रही है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो रियासत को भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आईएमएफ की इस रिपोर्ट में का जो ताल्लुक है वो सिर्फ जनरल आसिम मुनीर रजीम से नहीं है या जरदारों और शरीफों से नहीं है। इसका इम्पेक्ट पड़ता है, उसका इम्पेक्ट बलूचिस्तान पर भी पड़ेगा। उसका इम्पेक्ट ये जो करप्शन जितनी मैंने आपको बताई, ये करप्शन तो बलूचिस्तान में भी तो हुई है ना। अगर सूबों में, तभी तो कह रहे हैं आईएमएफ वाले कि जो सूबाई एंटी करप्शन के इदारे हैं वो तो खुद जो गवर्नमेंट करप्शन करती है उसकी प्रोटेक्शन के लिए हैं। सिंध में जो एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है वो उसको कौन चलाता है, वो किस तरह चलता है, डायरेक्टर एंटी करप्शन कैसे तैनात होता है, चेयरमैन एंटी करप्शन कौन होता है, फिर एफआईआर के लिए चीफ सेक्रेटरी के पास कैसे जाया जाता है। ये सारी एक गोरख धंधा है और उसमें हुकूमतें उलझी हुई हैं और सरफराज भुगटी जैसे अयाशियाँ करते हैं। तो इस वक्त ये जो तकरीबन 994 अफराद हैं, क्या ये कत्ल कर दिए गए? अगर कत्ल कर दिए गए तो उनकी कब्रें बताई जाएं, कहाँ हैं, कहाँ उनको दफन किया गया है। और अगर वो कत्ल नहीं कर दिए गए तो फिर कहाँ हैं? क्यों उनकी माओ को नहीं बता दिया जाता कि आपके बच्चे हमारे पास हैं? क्यों बच्चों को नहीं बता दिया जाता कि आपका वालिद हमारे पास है? क्या पाकिस्तान में कोई अदालतें नहीं है, अदलिया नहीं है? यार आई एम सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं बहुत माफ़ी चाहता हूँ। पाकिस्तान में कोई अदालत नहीं है, पाकिस्तान में कोई मुनसिफ नहीं है, पाकिस्तान में कोई अदालती निज़ाम नहीं है। एक आइन था, वो भी बेचारा अब नहीं रहा। तो फिर यह तो बलूचिस्तान है। सिंध के साथ भी जो कुछ हो रहा है या जो कुछ खैबर पख्तूनख्वा के साथ हो रहा है, फिर तो ये सब कुछ ऐसे ही चलेगा। ये जंगल का कानून है, बल्कि जंगल का भी ऐसे जंगल का कानून है। और सुना है ना आपने शेर कि जंगल का भी कोई कानून होता है। तो ये पाकिस्तान तो वो जंगल है कि यहाँ तो कोई कानून भी नहीं है, कोई आइन भी नहीं है, कोई दस्तूर भी नहीं है। और फिर हबीब जालिब सही तो कहता है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता। कैसे माने, क्यों माने, किस लिए माने? क्या हमारे हकूक़ को तहफ़्फ़ुज़ है? क्या सिर्फ एलीट क्लास को तहफ़्फ़ुज़ है? क्या जागीरदार के तहफ़्फ़ुज़ है? क्या बड़े बड़े बिजनेसमैन को तहफ़्फ़ुज़ है? क्या बड़े बड़े जो पार्लियामेंट में करोड़ों रुपए खर्च करके आते हैं, क्या उनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है? क्या उनको इस्तिस्ना मिल जाता है? अगर आप अमीर में के आ जाते हैं और आप अरबों की करप्शन में पहुंच जाते हैं तो क्या आपको इस्तिस्ना मिल जाता है? आपके हाथ अगर खून से रंगे हुए हैं तो क्या आपको इस्तिस्ना मिल जाता है? अगर अदालतें होती तो ऐसा ना होता। अगर निज़ाम अदल होता तो ऐसा ना होता। अगर जजों का ज़मीर होता तो ऐसा ना होता। अगर जजों के अपने बच्चे होते तो मेरे ख्याल में उनको एहसास भी होता कि दूसरों के बच्चों का दर्द क्या होता है। लेकिन यहाँ तो जबर का राज है, यहाँ तो जुल्म का राज है, यहाँ पर ऐसे ही चलता है। फिलवक्त के लिए इतना ही, मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिए। फ़ी अमान अल्लाह।